इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि आप कहां मिस्टेक कर जाते हो किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त, जिससे आप इस वाले स्कोर को अचीव नहीं कर पाते। अगर ये स्कोर आपको अचीव करना है 95 प्लस अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के पेपर में, तो आपको अपनी गलतियों में सुधार करना पड़ेगा। और वो कौन सी गलती आप करते हो? आज मैं आपको रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो रिलेशन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज में तो मिलेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको एग्जाम्पल्स में भी नजर आएंगे। तो उन एग्जाम्पल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और अधिकतर जो बच्चे हैं ना, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल्स को स्किप कर जाते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो यहां पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या आप बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से आप पहले कंप्लीट करो। पूरी तरह से कंप्लीट करने का मतलब, सबसे पहले आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो एग्जाम्पल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी आपको पढ़ना होगा। और केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी आपको पढ़ना होगा। तब जाके आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे, केस बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे, लेकिन एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो वहां पर आप गलती कर रहे हो। आपको आज पढ़ा रहा हूं रिलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को आपने घर में जाकर जरूर प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने अपनी एप्लीकेशन में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस पर जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन चैप्टर। रिलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में जाना है, कोर्स को परचेज करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस प्राइस में ना आप अपनी बुक के सभी चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम सीधा एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने बच्चों ये है, और इस एग्जाम्पल में जितने भी पार्ट्स हैं सारे अभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के शुरुआत में ये बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको जरूर पढ़ लें। एग्जाम्पल 4 ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाना है आपने। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। और इसी के दो भाई है एक्सरसाइज में। इसी के दो जो भाई थे वो है a लेस देन इक्वल टू b और a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। वो दोनों ही रिलेशन किस टाइप के, वो सब मैंने बताया है। यहां पर है a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोलूंगा कि इस रिलेशन वाले टॉपिक का या चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, 100% आपके एग्जाम जो टेस्ट होंगे ना उनका 100% आएगा। और ऐसे ही दो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में नजर आ जाएंगे। ठीक है, वो सब मैंने पढ़ा रखे। एग्जाम्पल नंबर 16 ये भी ठीक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में काफी सारे थे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको ना पढ़ने ही होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आते बच्चों, यहां पर लिखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों देखो, यहां पर जो गिवन रिलेशंस है उनमें हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और इनको चेक करने के लिए ना सबसे पहले आपको इन रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, क्योंकि इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट पर ना मैंने वीडियो बनाया है। अगर नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगर पता है तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। इसलिए बेसिक कंसेप्ट पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन है, जिसके एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक। और रिलेशन आर दे रखा आपको, ये रिलेशन आर दे रखा है जो सेट ए के एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन हो रहा है। और आपको बताना है कि ये गिवन रिलेशन
रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां समझो, रिलेशन आर जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसको मैं लिखता हूं y इक्वल टू 3x। और ये जो रिलेशन r है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रखा है। अब मैं इस रिलेशन r का ना रोस्टर फॉर्म डिफाइन करता हूं। देखो बच्चों, इस रिलेशन r का रोस्टर फॉर्म कैसे डिफाइन होगा, आपने x को a सेट से लेना है और यहां पुट करना है। अगर x आपका 1 है तो 1 इंटू 3, y आपका 3 आएगा। अगर x आपका 2 है, यहां पुट करो 2 3 जा 6, तो 2 पे कितना आएगा, 6 आएगा। अगर x आपका 3 है, 3 3 जा 9, 3 पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू a सेट से लेना है, यहां पुट करना है। समझ में आ गया, तो y डिफाइन हो जाएगा। मतलब रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। x अगर 4 है तो 4 यहां से लिया a सेट से, यहां पुट किया 4 3 जा 12। अगर x आपका 5 है तो यहां पुट करेंगे 5 3 जा 15, लेकिन 15 a सेट में नहीं है, इसलिए आप रोस्टर फॉर्म को यहीं तक डिफाइन करोगे। समझ में आ गया बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स। अब इन 4 एलिमेंट्स में क्या को देख के बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। साफ पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी हम डिफाइन कर पाते हैं जब रोस्टर फॉर्म में इस टाइप का ऑर्डर पेयर आपको मिलता है a, a की फॉर्म में। अब यहाँ पर a, a की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मतलब सीधा बोल सकते हो कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सीधा देख के आप बता सकते हो कि R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रीजन देना तो रीजन दे सकते हो, बिकॉज 1,1 या यहां से दूसरा एलिमेंट 2 लिया आपने, 2,2 या तीसरा एलिमेंट 3 लिया, 3,3 that is does not belongs to R। बस समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब a, a के ऑर्डर पेयर या a, a की फॉर्म वाले ऑर्डर पेयर आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाई देंगे। यहाँ कोई ऐसा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है। आई बात समझ में। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। देखो सिमेट्रिक हम कैसे चेक करेंगे है कि नहीं है। सबसे पहले सिमेट्रिक की कंडीशन देख लो भाई। सिमेट्रिक कंडीशन ये होती है बच्चों कि a, b बिलोंग्स टू R implies b, a belongs to R। और एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम सिमेट्रिक को देखते हैं ना, तो ये जो होता है ना, ये गिवन होता है, याद रखना। सिमेट्रिक में ये पहले लिखा है ना a, बिलोंग्स टू R, ये हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। ठीक है, और इसको वेरीफाई करना होता है, याद रखना। जो इंप्लाइज के बाद लिखा है, इंप्लाइज के बाद वाले को वेरीफाई करना होता है, इंप्लाइज से पहले वाला क्या होता है, गिवन होता है। मतलब इसको हमें वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है ना, तब जाके सिमेट्रिक होगा। अगर ये वेरीफाई नहीं होगा ना, तब सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और ये तो गिवन होता ही होता है। जैसे सिमेट्रिक के लिए मैंने एक ऑर्डर पे लिया, ये 1,3 बिलोंग्स टू R। ये तो गिवन ही है भाई, ये तो है, ये तो करेगा R को बिलोंग। पहला मतलब जो a, b की फॉर्म में है ना, वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा रिलेशन को। अब किसको चेक करना है आपको सिमेट्रिक के लिए? अगर 1,3 R को बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या 3,1 R को बिलोंग कर रहा है? इसको चेक करना है। अब बताओ जरा, यहाँ क्या 3,1 है? नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R। वेरीफाई हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ गया? अगर ये वाला पार्ट वेरीफाई हो गया, मतलब b, a भी अगर R को बिलोंग करेगा, तब जाके सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर होने वाला केस लिखा है, ठीक है, लेकिन इस स्टेप के बाद 2 स्टेटमेंट आते हैं, एक बिलोंग टू R और एक डज नॉट बिलोंग टू R। अगर बिलोंग्स टू R तब सिमेट्रिक है, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा तब जाके सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आप समझ जाओ बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। R आपका सिमेट्रिक नहीं है। वैसे आप ये भी ले सकते हो 2,6 R को बिलोंग कर रहा है, बट 6,2 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। आप 3,9 ले सकते हो या 4,12 ले सकते हो, लेकिन इतने सारे ऑर्डर पेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। बस एक ऑर्डर पेयर जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन के लिए। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है।
ट्रांजिटिव ये कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड सी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है। और भी कंडीशंस होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। फिलहाल इसको समझो जो 99% क्वेश्चन में यूज हो रही है। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, और ए से सी में रिलेशन ट्रांसफर होता है तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। ये सही होना चाहिए बस। और इम्प्लाइज से पहले जो लिखा है ना, ये दोनों गिवन है, याद रखना। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सिर्फ इसको वेरीफाई करना है या इसको चेक करना है। अगर ये सही है तो ट्रांजिटिव, अगर ये गलत है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, पहले ही अपना माइंड सेट बना के रखो बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको ना बहुत हल्के में लेते हैं, उनको पता नहीं होता गिवन क्या है, किसको वेरीफाई करना है। बस कंडीशन याद है, उसको लिखते जा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं होता बच्चों। जो मैं बोल रहा हूं ना कि इम्प्लाइज से पहले ये गिवन है, तो सीधा आपको बिना सोचे समझे इसको लिख देना है, इन दोनों केसेस को। बस इसके लिए चेक करना है। जैसे देखो 1,3 और 3,9 ये इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, यहाँ 1,3 3,9। ठीक है, पहले देखो कि इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स यहाँ पर है कि नहीं है। तो 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है ना, ये गिवन है। गिवन क्योंकि रिलेशन आर में दे रखा है। एंड 3,9 आर को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया? ये बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, उस फॉर्म में है। ये ए कॉमा बी, ये बी कॉमा सी, और दोनों ही रिलेशन आर में है, मतलब गिवन है। समझ में आ रहा है? अब इम्प्लाइज के बाद अब इसको नहीं देखना आपने, अब इसको देखो। अब 1 से 9 में जाओ, 1 से 9 में गए। अब क्या 1,9 आर को बिलोंग कर रहा है? अब देखो यहां पर लिखने के बाद तब देखना है रिलेशन में कि यार 1,9 है यहां पर, नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई ना, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड वाले पार्ट में देखो, ये ना पूरे एग्जाम्पल का, जितना एग्जाम्पल का है ना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आप एक नई चीज सीखने वाले हो। देखो क्या चीज सीखोगे आप इसमें। देखो बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिस। ये रिलेशन आर दे रखा है आपको और सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। और एक्स जो है ना वो लेस देन 4 है, एक्स जो है वो लेस देन 4 है, और सेट अगर नेचुरल नंबर का है तो एक्स इसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। यानी एक्स अगर लेस देन 4 है तो एक्स क्या हो सकता है? एक्स आपका 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अब इस रिलेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स की जगह 1 पुट करो तो y कितना आ रहा है? 1 + 5 6। एक्स की जगह 2 पुट करो, यहां पर 2 + 5 7। ठीक है, 2 + 5 7। एक्स की जगह 3 पुट करना है, ये 3 पुट करो तो 3 + 5 8। इतना क्लियर? ये सब नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि सेट किसका दे रखा है? नेचुरल नंबर का। तो एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म। अब ये देख के तो आपको पता चल रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 वाले ऑर्डर पेयर नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसमें कि 1,1 या 2,2 इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर को। तो यानी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है। सेकंड, ट्रांजिटिव है क्या? सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक भी नहीं है, साफ दिख रहा है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो, बट 6,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,6 कर रहा है लेकिन 6,1 नहीं कर रहा है, या 2,7 कर रहा है आर को बिलोंग तो 7,2 नहीं कर रहा है, 3,8 कर रहा है तो 8,3 नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक ही कंडीशन काफी है कि सिमेट्रिक नहीं है इसे बताने के लिए। तो यहां पर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है?
सोचो जरा, बताओ जरा मुझे, पहले मुझे कमेंट्स करके अभी बता दो कि ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तब मैं इसका आंसर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आप मुझे बताओ कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये रिलेशन ना ट्रांजिटिव है। अब आप सोच रहे यार ट्रांजिटिव कैसे होगा? देखो, ट्रांजिटिव के लिए आपके पास जो कंडीशन होती है ना, वो ये होती है जो आपने पढ़ी है, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies फिर A, C belongs to R। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ठीक है, और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपको, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आपको मिलने चाहिए इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तब जाके ये कंडीशन आप अप्लाई करते हो ट्रांजिटिव की। ठीक है बच्चों, और इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आपको मिलने चाहिए। पहली बात तो ये है क्योंकि ये गिवन होता है भाई, इंप्लाइज से पहले गिवन है। इंप्लाइज से पहले ये गिवन है कि A, B भी R को बिलोंग करेगा, B, C भी R को बिलोंग करेगा, तभी तो ये चेक होगा। मेन तो ये होता है ना चेक करने के लिए, अगर ये सही है तब ट्रांजिटिव, अगर ये सही नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। जो तीसरा केस है इंप्लाइज के बाद वाला। लेकिन उससे पहले इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके आप तीसरे केस में जाओगे। ठीक है, और अगर इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, तब आप ये कैसे चेक करोगे? आप देखो ना, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लेता हूं कि ये A, B है, ये A है, ये B है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन अगर x आपका 6 है तो 6 + 5, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आना चाहिए था? 6, 11। क्या 6, 11 रोस्टर फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि आप x से 6 ले ही नहीं सकते, क्योंकि x से लेस देन 4 है। या 2, 7 A, B है, तो 7, कितना आएगा? 7, 5, 12। ये R में नहीं है। आप समझ पा रहे हो? मतलब A, B मिल रहा है लेकिन B, C नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे बताओगे कि ये ट्रांजिटिव है? क्योंकि मुझे बताया तो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो बच्चों, मेरी बात को ध्यान समझना, या इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान समझना। देखो, ट्रांजिटिव ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा है। A, B R को बिलोंग कर रहा है एंड B, C R को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये भी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। इंप्लाइज तो A, C भी R को बिलोंग नहीं करेगा। पर ये जो कंडीशन है कुछ ही क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है, याद रखना। A, B R को बिलोंग कर रहा है, B, C R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो A, C भी R को बिलोंग नहीं करेगा। और इस रोस्टर फॉर्म में आपको ये वाले ऑर्डर पे नजर आएंगे। देखो, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, 1, 6 R को बिलोंग कर रहा है। समझना इसके अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों? एंड के बाद अब अगला क्या आएगा? 6, जैसे A, B R को बिलोंग कर रहा है तो B, C R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 6 में कितना आंसर आना चाहिए था? 6 में आना चाहिए था 11, 6, 11। तो 6, 11 क्या R में है? नहीं है ना, तो 6, R को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब 1 से 11 में जाओ। इंप्लाइज क्या 1, 11 R को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, चेक कर लो। यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये ट्रांजिटिव को बताता है। समझ में आ रहा है? थर्ड वाला पार्ट तो काफी आसान है, कोई टफ नहीं है। थर्ड वाले पार्ट पे लिखा है कि R रिलेशन है, A सेट गिवन है, R इक्वल टू आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। जब आपको सेट गिवन है ना, तो इसका रोस्टर फॉर्म निकाल दो भाई। रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? यहाँ पर बोला है रिलेशन क्या है कि भाई y जो है ना वो डिविजिबल y है x, और ऑर्डर पेयर क्या है? x, y। यानी ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो x से डिवाइड हो जाएगा। यही तो मतलब हो गया इसका। y इज डिविजिबल बाय x, यानी y x से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और इसको ऐसे भी समझो कि जो x है वो y को पूरी तरह से डिवाइड दे देगा।
यानी x y को पूरी तरह से डिवाइड दे देगा। अगर x आपका 1 है, अगर x आपका 1 है तो 1 किसको डिवाइड देगा? 1 को डिवाइड देगा, 1 2 को भी डिवाइड दे देगा। समझ में आ रहा है? यानी x y को पूरी तरह से डिवाइड दे देगा, इसका मतलब ये भी होता है। यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह से डिवाइड देगा। अगर x 1 है तो 1 को डिवाइड दे रहा है, 1 2 को डिवाइड दे रहा है, 1 3 को डिवाइड दे रहा है, 1 4 को डिवाइड दे रहा है, 1 5 को डिवाइड दे रहा है, 1 6 को डिवाइड दे रहा है। 2 अगर x 2 है तो 2 को डिवाइड दे रहा है, 2 4 को डिवाइड देगा, 2 6 को डिवाइड देगा। अगर x आपका 3 है तो 3 को डिवाइड देगा, 3 6 को डिवाइड देगा। अगर x आपका 4 है तो 4 x अगर 5 है तो 5 को डिवाइड दे देगा, और x अगर 6 है तो 6 को डिवाइड देगा। ये आ गया रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर लिमिटेड एलिमेंट्स है किसी भी सेट में, लिमिटेड एलिमेंट्स 3 या 4 एलिमेंट्स है या 5 एलिमेंट्स है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कर दो, बहुत सिंपल होता है। और उसके बाद आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे भाई? 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आपको मिलने चाहिए। अब जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है यहाँ पर ए सेट में, ठीक है। तो 6 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें a की फॉर्म होगी, मतलब a की फॉर्म, ठीक है, जिससे रिफ्लेक्सिव कंफर्म होगा। देखो 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सीधा बोल सकते हो कि R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। बाकी अपने हिसाब से लिखना है, लिख लेना, ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो कैसे देखोगे? अगर a, b R को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी R को बिलोंग करना चाहिए। क्या ऐसे ऑर्डर पेयर से अगर मैं इसको ले रहा हूं 2, 4, रैंडमली कुछ भी ले लो आप, 2, 4 R को बिलोंग कर रहा है तो गिवन ही होता है ना। पहला ऑर्डर पेयर तो गिवन होता है, R को बिलोंग करेगा ये तो करेगा। बस आपको चेक करना है क्या 4, 2 भी R को बिलोंग कर रहा है? चेक कर लो। फिर 4, 2 तो R को बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 तो 2 को डिवाइड दे नहीं सकता पूरी तरह से। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। 4, 2 R को बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या बोलोगे? R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आप कोई भी रैंडमली ले लो ना, 1, 2 ले लो, चलो 1, 2 R को बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 नहीं कर रहा है। साफ देख लो भाई, साफ देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि भाई R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में चेक करो भाई, ट्रांजिटिव के लिए बताओ। पहले आप a, b और b, c वाले ऑर्डर पेयर्स को ढूंढो। अगर मैं ले रहा हूं ये a, b है 1, 2 और दूसरे ले रहा हूं मैं 2, 6, 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये दोनों गिवन है, देखो है ना, और दोनों रिलेशन R में है। तो 1 से 6 में जाओ आप, इंप्लाइज 1, 6 क्या R को बिलोंग कर रहा है? चेक करो, बिल्कुल कर रहा है, तो R इज ट्रांजिटिव। अब फोर्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ना जो सेट दे रखा है वो दे रखा है इंटीजर का Z। रिलेशन R इन द सेट ऑफ इंटीजर, और सेट किसका है? Z का है। और रिलेशन आपको दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x और y दो एलिमेंट्स है, यानी दो इंटीजर्स है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है कि उनका डिफरेंस जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको पूरा कंप्लीट सेट दे रखा है, ये पूरा कंप्लीट सेट है, और देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कंप्लीट सेट नहीं था, वो उसका सबसेट दे रखा था नेचुरल नंबर का। यहां पूरा कंप्लीट सेट दे रखा है तो आप कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं जाओगे, याद रखना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में तभी जाना है जब लिमिटेड एलिमेंट्स है, डोमेन लिमिटेड है, x लिमिटेड है तो y भी लिमिटेड आएगा। लेकिन यहां तो कंप्लीट सेट दे रखा है ना z, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने मेथड का यूज करना है। तो कौन से मेथड का? देखो बच्चों, और ये मेथड मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस में आपको मैं बताऊंगा, सीख लो बच्चों। यहाँ पर देखो रिलेशन ये है, और मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा। तो मेथड क्या बोलता है कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है, और आप रोस्टर वाले मेथड से नहीं करना चाहते प्रूफ रिफ्लेक्सिव को या वेरीफाई, तो आप मेथड का यूज कैसे करोगे? आपने लेना है एक एलिमेंट,
एक एलिमेंट ए लेना है, ठीक है, हम जनरल मेथड का यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, जनरल मेथड का। तो आपने एक एलिमेंट ए लेना है और कहां से लेना है, गिवन सेट से, और उस ए का रिलेशन ए से निकालोगे। जैसे चलो ए की जगह आप एक्स ले लो, एक्स वाई की टर्म में है ना, तो आप ए की जगह ले लो एक्स, एक्स ले लिया आपने, कहां से लिया, सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड से। अब एक्स का रिलेशन आप एक्स से निकालो, रिलेशन ये है ना एक्स वाई के बीच में, ये एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब यही रिलेशन एक्स का एक्स से निकालो, अब एक्स माइनस एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और 0 इज एन इंटीजर, और 0 क्या होता है, इंटीजर हो रहा है, 0 क्या होता है, इंटीजर होता है भाई। तो इसका मतलब x का रिलेशन x से वेरीफाई हो चुका है, और ये रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी होती है जब कोई एलिमेंट्स अपने से वेरीफाई होता है, ठीक है, जब कोई एलिमेंट्स का रिलेशन अपने से ही वेरीफाई हो जाता है, कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर x का रिलेशन x से वेरीफाई हो चुका है, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, तो यानी ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो ये स्टेप से क्या आपने पहले x एलिमेंट लिया, x का रिलेशन x से निकाला, 0 आया, कंफर्म हो चुका है। जैसे ही कंफर्म हो चुका है उसके बाद आपने ये लिखना है x, x से बिलोंग्स टू r, यानी r इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेप्स है ना, इसको फॉलो करना है। आप ऐसा मत करना, देखो मैंने देखा है बच्चे का मिस्टेक करते हैं, ये पहले लिख देंगे x, x बिलोंग्स टू r, उसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। बच्चों ये गलत है, पहले एलिमेंट लेना है, फिर वेरीफाई करना है, अगर वेरीफाई हो गया तब लिखोगे x, x बिलोंग्स टू r, तब जाके बोलोगे r इज रिफ्लेक्सिव। ये स्टेप्स है, स्टेप्स को दिमाग में रखना है, याद रखना। सेकंड, सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे तो 2 एलिमेंट्स लेने आपने, कहां से, सेट ऑफ इंटीजर से, और पहला केस गिवन होता है, मैंने आपको 10 बार बता रखा है, कई बार बता दिया कि जो पहला केस है वो गिवन है। क्या गिवन है, सच दैट कि x, y बिलोंग्स टू r, और उसके बाद आएगी कंडीशन, क्या गिवन है कि x माइनस वाई is an integer, is an integer, ये गिवन है, ये पूरा गिवन में आ गया। अब आपको बताना है, वेरीफाई करना है, क्या y, x भी r को बिलोंग कर रहा है, क्या y माइनस x भी क्या इंटीजर है, बिल्कुल होगा। जब x माइनस वाई इंटीजर है तो अगला स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा ना, y माइनस एक्स ऑल्सो एन इंटीजर, तब जाके बोलोगे y, x बिलोंग्स टू r। ये बाद में आएगा, पहले उससे पहले उसका स्टेटमेंट आएगा, तब आएगा ये। मतलब ये गिवन, ये भी गिवन, इस गिवन से आपने ये स्टेटमेंट बनाया। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। आप सोच के बता सकते हो कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट वेरीफाई हुआ तब जाके आप बोलोगे ये y, x r को बिलोंग करेगा। स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तब बोलोगे कि r इज सिमेट्रिक। तो तीसरा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स आपने लेने हैं, x, y, z, कहां से, सेट ऑफ इंटीजर से, और शुरू के 2 केसेस गिवन है। और केसेस क्या गिवन है, देखो x का रिलेशन y से वो गिवन होगा, y का रिलेशन z से वो गिवन होगा, यानी शुरू के 2 केसेस गिवन होंगे। पहले गिवन क्या है, x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इसको मैं m मान लेता हूं, m क्या है, इंटीजर है, ठीक है। x माइनस वाई इंटीजर हमने m के इक्वल मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा केस का गिवन है कि y, z r को बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग्स टू r, यानी y माइनस z इज ऑल्सो इंटीजर, n यानी यहां भी क्या है, n क्या है, इंटीजर है,
ठीक है बच्चों, ये स्टेप्स है, यानी ये दो कंडीशंस गिवन है। यहां पर सिर्फ x का z से रिलेशन है कि नहीं है ये चेक करना होता है। अगर होगा तब फिर ट्रांजिटिव, अगर नहीं होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बच्चों अब वो x का z से रिलेशन कैसे आप बता पाओगे? सीधा तो बताओगे नहीं, कि वही तो चेक करना है। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। ये तो गिवन है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पर 1 and 2 का यूज करने वाले हैं। 1 और 2 का जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे। जब 1 + 2 करेंगे तो x - y ऐड होगा y - z से, x - y + y - z, और m किससे ऐड होगा, n से ऐड होगा, m + n। तो y से y कैंसिल और x - z = m + n। आप देखो, जब रिलेशन था x का y से, यानी x और y का डिफरेंस इंटीजर आ रहा था, y का z से रिलेशन था तो y और z का रिलेशन इंटीजर आ रहा था। और जब x का डिफरेंस z से इंटीजर आ रहा है, क्योंकि m + n भी इंटीजर होगा, जब x और z का डिफरेंस भी इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब x और z यानी x, z किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये स्टेप्स चलेंगे बच्चों, मेन होते हैं स्टेप्स। आप लिख कैसे रहे हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यानी R इज ट्रांजिटिव। समझना तो देखो, समझ में सबको आता है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो कंडीशन देखकर तो एकदम सबको समझ में आ जाता है, भैया हाँ ये बड़ा आसान सा है। लेकिन इतना आसान होता नहीं है कि जब बच्चे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं ना, तो स्टेप भूल जाते हैं कौन सा स्टेप पहले लिखना है, कौन सा स्टेप बाद में लिखना है। और ये सबके साथ परेशानी आती है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ हर एक चीज। आप यहाँ पर 5th पार्ट में रिलेशन R है, सेट ए ह्यूमन बीइंग का दे रखा है इन अ टाउन, ठीक है। और हमें बताना है कि ये गिवन रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। स्टेप तो वही चल रहे हैं, जनरल हम मेथड का यूज करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, रिलेशन आपको दे रखा है x और y वर्क एट द सेम प्लेस, और x और y के बीच में ये रिलेशन दे रखा है। एक्स वाई क्या है, ह्यूमन बींग से याद रखना। सेट ए किसका है, ह्यूमन बींग्स का है। यानी ह्यूमन बींग्स के जो एलिमेंट्स है वो है एक्स वाई जेड। ए सेट जो है वो ह्यूमन बींग का सेट है, और उसके जो एलिमेंट्स है एक्स है, वाई है, जेड है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, मतलब बहुत सारे ये ह्यूमन बींग्स है। ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो ह्यूमन बींग्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये सेट कर लो। अब यहाँ पर रिलेशन जो दे रखा है आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, मैंने आपको जो जनरल मेथड बताया था, आपने क्या करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आपने एक एलिमेंट x लेना है। कहां से लेना है, गिवन सेट से। अब x का रिलेशन x से निकालो। अब सीधा आप ये मत करना कि x, x बिलोंग्स टू r लिख दिया आपने सीधा, ऐसे नहीं होता बच्चों। पहले आप रिलेशन को वेरीफाई करोगे x का x से। और रिलेशन क्या है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अगर मैं x का रिलेशन x से निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप बताओ जरा। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है क्या सही है, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आप थोड़ा सोचो कि x और x तो एक ही पर्सन है ना, वो एक ही जगह तो वर्क कर रहे होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तब जाके आप लिखोगे कि यार x, x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर आप साइड में साइड ट्रू लिख दो, ये स्टेटमेंट सही है ब्रैकेट में। तब ये लिखोगे, तब जाके लिखोगे कि यार r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये स्टेप्स है बच्चों, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करो बस। पहले एक एलिमेंट लेना है, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। अगर सही होता है तब बोलोगे x, x बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया बच्चों। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स लेने हैं, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स x एंड y। कहां से लेना है, गिवन सेट से। 2 एलिमेंट मतलब 2 ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और पहली कंडीशन हमेशा गिवन होगी कि x, y बिलोंग्स टू r, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, ये गिवन है बच्चों।
एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और इस गिवन कंडीशन से आप दूसरा स्टेटमेंट बनाओगे कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। अब जब दूसरा स्टेटमेंट आपने बनाया, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अगर x और y सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं तो y एंड x भी तो सेम प्लेस में वर्क करेंगे। तो इसका मतलब बच्चों कि y, x बिलोंग्स टू r, तब जाके ये लिखोगे। मेरा तरीका देखा मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तब आपने यहां पर देखना है कि r लिखना है कि r इज सिमेट्रिक। r कैसा है भाई? सिमेट्रिक है। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। अब देखो ट्रांजिटिव को कैसे करेंगे? 3 एलिमेंट्स आपने लेने हैं x, y, z। कहां से लेने हैं? गिवन सेट से। और पहले 2 केसेस गिवन है कि यार पहला केस क्या है भाई? x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये गिवन है भाई, याद रखना। और दूसरा भी गिवन होगा कि y, z बिलोंग्स टू r, कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। पहले ये लिखना है, फिर ये आएगा, फिर ये लिखना है, फिर ये आएगा। अब सीधा ये मत लिख देना कि x, z बिलोंग्स टू r, गलत हो जाएगा बच्चों, मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पर। सीधा क्या लिख देंगे उसके बाद x, z बिलोंग्स टू r। अब एस उसी को तो वेरीफाई करना है, उसको डायरेक्ट कैसे लिख दोगे यार? ये तो गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन, इसलिए इसको हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया। क्या गिवन है भाई? x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x और जो y 2 पर्सन है वो सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं, ये गिवन है भाई। उसी तरह से y और z भी वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस, ये भी गिवन है। अब वेरीफाई करना है कि x और z भी सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं। उसको वेरीफाई कैसे करोगे? पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? इससे और इससे। अगर इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे तो यहां से एक नया स्टेटमेंट बनेगा, फ्रॉम 1 and 2। तो x एंड z, सीधा x से z में जाना है। अब सोच के बताओ ना, अगर तीनों ही एक ही जगह वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा ना कि x और z वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है बच्चों? और जैसे ये स्टेटमेंट सही होता है, ये वाला x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, तब जाके आप लिखोगे आगे इंप्लाइज करके कि x, z बिलोंग्स टू r। तब जाके लिखोगे r आपका ट्रांजिटिव है। समझ में आया बच्चों? ऐसे करना है क्वेश्चंस को। ऐसा ही बी वाला पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? और जरूर करना प्रैक्टिस, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं इसके सी वाले पार्ट पे। देखो बच्चों, ये भी बढ़िया पार्ट है। रिलेशन क्या है? एक्स और वाई के बीच में। एक्स वाई यहाँ पर क्या है? ह्यूमन बीइंग है। किसका गिवन सेट था? ए सेट। मतलब कौन सा सेट गिवन था? ए सेट गिवन था, ठीक है? वही क्वेश्चन है जब इससे पहले पढ़ाया था, उसी का पार्ट है ये। और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है कि जो एक्स है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? वाई से। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, ये रिलेशन है। अब यही रिलेशन अगर मैं x का x से निकालूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अपने से ही रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। मतलब अगर मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कंफर्म करना है कि नहीं है, तो मैं एक एलिमेंट x लूंगा, यानी एक ह्यूमन बीइंग x लिया मैंने a सेट से, और x का रिलेशन में x से निकाल रहा हूं। क्या? x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अब बताओ, क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, x का, अगर x से मैं रिलेशन को वेरीफाई कर रहा हूं और मैंने स्टेटमेंट बनाया है, क्या ये सही है? आप पर ये चेक करके बताओ जरा मुझे, क्या ये सही है? ये सही नहीं है बच्चों, ये फॉल्स है। जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं सही नहीं है। तो इसका मतलब x, अब लिखोगे आप x डज नॉट बिलोंग्स टू r। आई बात समझ में? ठीक है? ये स्टेटमेंट अगर सही होता तब क्या लिखते? x बिलोंग्स टू r, ये सब तो लास्ट में लिखा जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मतलब x का रिलेशन x से वेरीफाई नहीं हो रहा है, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। अब देखो, इसी को हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो बच्चों,
सिमेट्रिक के लिए आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं, x, y। ए सेट से आपने दो एलिमेंट्स लिए यानी दो ह्यूमन बींग्स लिए, और पहला केस गिवन होगा कि x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि जो x है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, देन y से। अब इससे मैं अगर दूसरा स्टेटमेंट बनाऊं इस रिलेशन के साथ कि y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्या सही होगा ये स्टेटमेंट? आपको इसको देखना है बस, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन तो ये गिवन। आप इसी से आप दूसरा स्टेटमेंट बनाओगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। जैसे x और y, x y से एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो y क्या x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? पॉसिबल है? नहीं है ना। पॉसिबल कैसे होगा भाई? x से टॉलर है ना y से, y तो शॉर्टर हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, तो y तो टॉलर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है। और जैसे ये गलत स्टेटमेंट हुआ ना, तो आप क्या लिखोगे कि यार y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। यही सही तरीके है क्वेश्चन करने के, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं, तब जाके बोलोगे r इज नॉट सिमेट्रिक। r आपका सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव में। अब देखो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स आपने ले रहे, x, y, z, ए सेट्स, यानी 3 ह्यूमन बींग्स आपने ले लिए, और शुरू के 2 केसेस गिवन है। पहला केस क्या है कि x, y बिलोंग्स टू r। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। जो x है वो ग्रेटर है किससे, या ऐसे लिखो x इक्वल टू y प्लस 7, ठीक है। हाँ चलो ऐसे ही लिखो, छोड़ो। x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इक्वेशन 1। दूसरा केस भी गिवन होगा कि y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये सब गिवन है बच्चों, ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2, अब इन 2 स्टेटमेंट से आप नया स्टेटमेंट बनाओ। देखो x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा। फ्रॉम x is taller 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। समझ में आ गया? तो इसका मतलब एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर का रिलेशन था, 14 का नहीं था भाई, एग्जैक्ट 14 का नहीं था, 7 का था। तो आप बोलोगे कि यार x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी r इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? तो इस अब देखो डी वाला पार्ट बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर चीजें ना आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी, अभी देखते जाओ आप। रिलेशन x और y के बीच में दे रखा है कि x वाइफ है y का, ठीक है, x y का वाइफ है, ठीक है। तो अब यही रिलेशन अगर मैं x का x से निकालूं और एक नया स्टेटमेंट बनाऊं, यानी x एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं a सेट से, और x का रिलेशन मैं x से निकाल रहा हूं कि x इज वाइफ ऑफ x। अभी क्या सही है? आप खुद दिमाग लगाओ, कोई बंदा या बंदी अपने का वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब x इज नॉट, मतलब ये फॉल्स है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए आपने 2 ह्यूमन बींग्स लेने हैं, x और y, ए सेट से। अब पहला केस गिवन है, याद रखना कि x इज x, y बिलोंग्स टू r, यानी x इज वाइफ ऑफ y, ये गिवन है। अब इसी से आपने दूसरा स्टेटमेंट बनाना है, क्या y इज वाइफ ऑफ x पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर x वाइफ होगा y का, तो y क्या होगा? हस्बैंड होगा, ठीक है ना। वो आप बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आप ये लिख दो कि y इज हस्बैंड ऑफ x,
अगर ऐसा लिख रहे हो कि y इज वाइफ ऑफ x, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r यहां पर सिमेट्रिक नहीं है, r इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद तीसरा जो आता है, थर्ड वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको ढंग समझना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये ट्रांजिटिव होगा। अब कैसे ट्रांजिटिव होगा देखो बच्चों, समझना चीज को। रिलेशन क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, और ट्रांजिटिव के लिए आपने तीन ह्यूमन बींग्स लिए, x, y, z, यानी तीन एलिमेंट्स लिए a, z से। पहले केस में गिवन होगा कि x, y बिलोंग्स टू r, x is wife of y, ये गिवन है, समझ में आ रहा है। दूसरा केस भी गिवन होगा, y, z belongs to r। अब मैं इसको बोल रहा हूं गिवन होगा क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि दूसरा केस भी गिवन होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ये देखा, हमारा दिमाग तो वैसे ही सेट हो चुका है, लेकिन बच्चों दिमाग लगाना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ये केस पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 1% भी पॉसिबल होता, 1% भी, 0.1% भी पॉसिबल होता कि ये हो सकता है, y इज वाइफ ऑफ x, तब हम यहां बिलोंग लगा देते हैं। लेकिन भाई 0.001 भी पॉसिबल नहीं है कि y z का वाइफ होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का वाइफ है। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि y जो है ना यहाँ हस्बैंड है भाई। अगर x वाइफ है y का, तो इसका मतलब y क्या है, y क्या है, y क्या है, हस्बैंड है, पति देव है, ठीक है। अब पति देव कभी पत्नी नहीं बन सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो वो पत्नी देव कैसे बन जाएंगे, चाची 420 थोड़ी ना चल रही है, ठीक है। कौन सी पिक्चर थी वो चाची 420 थी, ऐसी कुछ पिक्चर थी वो, ठीक है। तो वो पिक्चर नहीं चल रही बेटा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। और यहाँ पर हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि a, b आर बिलोंग्स टू आर एंड b, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वाले केस को बताता है। तो a, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था आपको, तो यहाँ पर वही चीज आ रही है कि x, y r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x इज अ वाइफ ऑफ y, बट y r को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि y इज हस्बैंड ऑफ y इज नॉट वाइफ ऑफ z, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y आपका हस्बैंड है, y मेल है, ठीक है। तो x से अगर z में जाएंगे हम, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि x एंड z, या ऐसे लिखो कि x इज नॉट वाइफ ऑफ z, तो x z का भी वाइफ नहीं होगा, नॉट आएगा बच्चों। अब ये मत बोलना कि x ने दूसरी शादी कर ली, z उसका पति बन गया, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। कुछ चीजें देखो बुक में हम चलते हैं अपने अधिकार के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर इस वाली कंडीशन से ये पता चलता है कि
x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब ये मत बोलना कि भैया x वाइफ है, y का ठीक है, अब x ने दूसरी शादी कर ली और z का भी वाइफ हो गया ना, ये चीजें यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है कि x, z R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव है बच्चों। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है, पहला ऑर्डर पे R को बिलोंग कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा और तीसरा भी नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो ई वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको अपने आप करना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे कि x इज फादर ऑफ x, क्या सही है? नहीं है, तो यानी x, डज नॉट बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप ऐसे लिखोगे यार x, y R को बिलोंग कर रहा है, यानी x y का फादर है, तो y, x R को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना। रीजन क्या दोगे? क्योंकि y x का फादर नहीं है, y तो बेटा या बेटी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तीसरे में ट्रांजिटिव में x, y बिलोंग्स टू R, यानी x y का फादर है, y, z बिलोंग्स टू R, ये भी गिवन है क्योंकि y z का फादर है। हो सकता है x y का फादर है, y z का फादर है, तो क्या x z का फादर होगा? बताओ, x z का ग्रैंड फादर होगा लेकिन फादर नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये सेट गिवन है, एस आर इक्वल टू, ये रिलेशन गिवन है, और आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। हम यहां पर रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। आर रिलेशन आपको ये दे रखा है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ए और बी इस सेट को बिलोंग करेंगे। अगर a आपका 1 है, अगर a आपका 1 है, a की जगह आपने 1 पुट किया तो b आपका 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1, 2। a अगर 2 है तो b आएगा 3, दूसरा ऑर्डर पेयर 2, 3। a अगर 3 है तो 3 + 1 b आपका 4 आ जाएगा। a अगर 4 है तो 4 पे 5 मिलेगा, 5 पर आपको 6 मिलेगा, और 6 को यहां पुट करेंगे 6 + 1 तो b आपका 7, 6 और 7 ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि 7 a सेट में नहीं है बच्चों। तो यहां पर जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो ये आ जाएगा, इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म ये है। अब इस रोस्टर फॉर्म में क्या ऐसे एलिमेंट है a, a की फॉर्म में? नहीं है ना, 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप सीधा यहां पे लिखोगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। रीजन आप दे सकते हो कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये R को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर a, b R को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी R को बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो अगर यहाँ पर 1, 2 बिलोंग कर रहा है R को, बट 2, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे ऑर्डर पेयर देखते हैं? जैसे 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 भी होना चाहिए था। अब खुद देखो आप, 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 यहां पर नहीं है, तो आप बोलोगे यहां पर कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपको शो डेट करना है कि जो R रिलेशन है सेट A में, और रिलेशन क्या गिवन है
x, y, x and y have the same number of pages, ये रिलेशन दे रखा है। और x y यहाँ पर क्या है, बुक से बच्चों, x y यहाँ पर बुक से, और x और y बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, ये रिलेशन गिवन है। और यहाँ पर जो सेट A है ना, वो किसका सेट है, ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में उसका कंप्लीट सेट आपका A होगा, ठीक है, जिसमें से दो बुक्स है x और y, और उसके बीच में रिलेशन क्या है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये रिलेशन है। और आपको शो आउट करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, देखो बच्चों, यहां पर हम जनरलाइज मेथड का यूज करने वाले हैं। जनरल मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट हम A सेट से लेंगे, x हमने A सेट से लिया, और x का रिलेशन हम x से ही डिफाइन कर रहे हैं कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि x और x का अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम आएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि x, x बिलोंग्स टू R, तब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव कंफर्म हो चुका है। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो देखो, सिमेट्रिक के लिए आपने दो एलिमेंट्स लेने A सेट से, यानी दो बुक्स आपने लिए, और पहला केस गिवन होता है कि x, y R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप इसी से एक दूसरा स्टेटमेंट बनाओगे कि y एंड x have same number of pages, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, y, x belongs to R, और यहां पर लिखोगी R is symmetric, R आपका क्या है, सिमेट्रिक है। और तीसरा हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करने वाले हैं। देखो, ट्रांजिटिव के लिए आपने तीन एलिमेंट्स लेने हैं, x, y, z। A सेट से आपने तीन एलिमेंट्स लिए, और x, y, z क्या है, बुक से, जिसमें गिवन हुआ कि x y से रिलेट कर रहा है। मतलब गिवन क्या है कि x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यह है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर y का रिलेशन z से ये डिफाइन कर रहा है, ये भी गिवन होगा बच्चों। तो नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है एंड करके, एंड के बाद कि y, z बिलोंग्स टू R। तो यहां पर आएगा आगे y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इसको मानना है इक्वेशन 1 और इसको मानना है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि x और z में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ इक्वेशन 1 में क्या लिखा है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये गिवन है। y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये इक्वेशन 2 में लिखा है, ये भी गिवन है। जब x, y और z में तीनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा कि x, z बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव।
तो आपको जो स्टेप्स मैंने पहले भी बताए हैं वो स्टेप्स आपको लिखने आने चाहिए। कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में आप लिखोगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 है और यहां पर जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंसी का है और कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन डिफाइन कर रहा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। सेट ऑफ ट्राइंगल से आपने एक ट्राइंगल T1 लिया, T1 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ट्राइंगल T को और T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 के। ये मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं भाई T1 जो होगा T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, मैं जितने भी ट्राइंगल्स है वो अपने के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो हमने ये स्टेटमेंट बनाया है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट लाइन में कि T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो नेक्स्ट लाइन में हम बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। R आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकली दो ट्राइंगल्स आपने लेने हैं T सेट से और उसमें लिखना है कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो इंप्लाइज T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। T1 का T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T1 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। R आपका यहां पर सिमेट्रिक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको फटाफट डायरेक्ट स्टेप से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव के लिए तीन ट्राइंगल्स आपने लेने T1 T2 T3 और T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन होगा एंड T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन होगा। अब T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा इन दो कंडीशन से। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तब आप बोलोगे कि R इज ट्रांजिटिव। तो लास्ट में लिखोगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लो। शो दैट द रिलेशन R in the set A of points A in a plane given by R equal to P, Q such that distance of point P from the origin is same distance of point Q from the origin। ये रिलेशन है और बताना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो बच्चों, यहां पर जो रिलेशन है ना इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करता हूं। देखो R रिलेशन आपको ये दे रखा है। R रिलेशन दो पॉइंट्स के बीच में है, P और Q के बीच में। P और Q दो पॉइंट्स है और रिलेशन क्या है कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से, जैसे O ओरिजिन है और ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से ये आपका सेम है। ये रिलेशन है, मतलब P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से वो इक्वल है, ये रिलेशन है। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि PO इक्वल टू QO। ये गिवन रिलेशन है। पॉइंट P और Q के बीच में क्या रिलेशन है कि PO इक्वल टू QO। ठीक है, और A यहां पर किसका सेट है? पॉइंट्स का सेट है। कई सारे पॉइंट्स है, P Q R O, कई सारे पॉइंट्स है। उसका जो सेट है वो A है, कैपिटल A है। तो अगर मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो सबसे पहले मुझे इसको रिफ्लेक्सिव कंफर्म करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक पॉइंट लेंगे। देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए जो स्टेप बनेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए जो स्टेप्स बनेंगे, आपने एक P पॉइंट लेना है A सेट से और P का रिलेशन आपने P से निकालना है कि P का डिस्टेंस O से किसके इक्वल होगा? P का डिस्टेंस O से, यानी PO इक्वल टू PO। अगर मैं P का रिलेशन P से ही डिफाइन करने जाऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो ये स्टेटमेंट बनेगा PO इक्वल टू PO। अब जब मैंने लिखा है ना PO इक्वल टू PO, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है बच्चों।
तो इससे कंफर्म होता है कि P, P बिलोंग्स टू R। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए आपने 2 पॉइंट्स लेने, P और Q बिलोंग्स टू A सेट से 2 पॉइंट्स लेने, और P Q के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो गिवन है पहले केस में। मतलब P, Q R को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब P का डिस्टेंस O से किसके इक्वल है? Q का डिस्टेंस O से, यानी PO Q के इक्वल है। ये गिवन है। अब इसी स्टेटमेंट से हम नया स्टेटमेंट बनाएंगे कि QO इक्वल टू PO, और उसके बाद आप लिखोगे यहां पर कि Q, P बिलोंग्स टू R। P, Q बिलोंग्स टू R ये गिवन था, और Q, P बिलोंग्स टू R ये हम प्रूफ कर चुके हैं इस वाली कंडीशन से। ठीक है। तो अब मैं आगे यहां पर लिखूंगा कि R इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट्स आपने लेने हैं। P, Q, R बिलोंग्स टू A सेट से 3 पॉइंट्स लिए। P का रिलेशन Q से है, ये गिवन है। मतलब P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाइज, यानी PO इक्वल टू QO, इक्वेशन 1। अब Q का रिलेशन R से है, ये भी गिवन है, यानी Q, R बिलोंग्स टू R इंप्लाइज QO इक्वल टू RO, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 PO अगर QO के इक्वल है, QO अगर RO के इक्वल है, तो PO RO के इक्वल होगा, PO इक्वल टू RO। और इससे कंफर्म होता है कि P, R बिलोंग्स टू R, यानी R आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। R इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते एग्जाम्पल नंबर 14 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम्पल्स को ढंग से समझ लो बच्चों। यहां पर देखो हम कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। शो दैट द रिलेशन S, अब रिलेशन S बोला है इन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय S इक्वल टू, ये रिलेशन आपको दे रखा है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन S आपको गिवन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम यहाँ पर काउंटर मेथड का यूज करने वाले हैं। काउंटर मेथड में क्या होता है कि कोई भी हम एक नंबर लेंगे और उससे कंफर्म करेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं रिलेशन को लिख लेता हूं, S इक्वल टू A, B सच दैट, ये रिलेशन है A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। और इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये 2 रिलेशन है, एक है A लेस देन B क्यूब और एक है आपका A इक्वल टू B क्यूब। ये 2 रिलेशन है। अगर हम कोई भी एक रिलेशन को कंफर्म करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये पूरा रिलेशन कंफर्म हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई भी एक रिलेशन आपको लेके चलना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, आप दोनों साथ में लेके मत चलना, सिर्फ कोई भी एक लेके चलना है। ठीक है, तो यहां पर मैं देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ कंफर्म कर रहा हूं कि नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे? मैंने एक A एलिमेंट लिया, कहां से लिया? R से लिया, सेट ऑफ रियल नंबर से, और वो एलिमेंट है 1/2। A मैंने 1/2 ले लिया, और 1/2 का रिलेशन मैं 1/2 से निकाल रहा हूं, और ये वाला ले रहा हूं 1/2 लेस देन 1/2 का होल क्यूब। मतलब 1/2 का रिलेशन 1/2 से निकाला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि 1/2 के होल क्यूब से छोटा होगा, क्या सही है? 1/2 के होल क्यूब से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो एक एलिमेंट से कंफर्म होता है कि 1/2 से रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो भी आप एलिमेंट लोगे वो उसके क्यूब से छोटा होना चाहिए, अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्सिव में चेक करना है। लेकिन 1/2 जब मैंने लिया तो 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं होता, उससे बड़ा होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नेक्स्ट लाइन में
1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और यहां से कंफर्म होगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स आपने लेने हैं। अगर सिमेट्रिक कंफर्म करना है नहीं है तो देखो वो दो एलिमेंट्स में ले रहा हूं, a = 1 b = 5। और पहला केस गिवन होगा कि 1,5 बिलोंग्स टू r, ये गिवन होगा। यानी 1 जो है वो 5 के क्यूब से छोटा है। ठीक है, इसी को लेके चल रहा हूं मैं, 1 5 के क्यूब से छोटा है, बट 5 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। 5 1 के क्यूब से बड़ा होता है। इसका मतलब 5,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, और r इज नॉट सिमेट्रिक। r आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों। तीसरा, हम ट्रांजिटिव कंफर्म करेंगे कि नहीं है। कैसे? यहां भी हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। जैसे मैं a एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर 80, b एलिमेंट में यहां पर ले रहा हूं 5, और c एलिमेंट ले रहा हूं मैं यहां पर 2। ठीक है, तो a का रिलेशन b से है, ये गिवन होता है। मतलब 80,5 r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 80 जो है वो 5 के क्यूब से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 5 का क्यूब 125 आता है। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो। अब b का रिलेशन c से है, वो भी गिवन होता है। यानी 5,2 बिलोंग्स टू r। यानी जो 5 है वो 2 के क्यूब से छोटा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो 80 क्या 2 के क्यूब से छोटा है? चेक करो, 80 क्या लेस देन है 2 के क्यूब से? 2 का क्यूब 8 होता है, और 80 8 से बड़ा होता है। मतलब 80 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे कि 80,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 80 का 2 से रिलेशन वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब बोलोगे r इज नॉट ट्रांजिटिव। r आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस मेथड से इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 में। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में भी करवाए थे, लेकिन आपको यहां पर एक अलग क्वेश्चन नजर आएगा जो पूरे रिलेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? देखो बच्चों, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे वाले किए हैं जिसमें सेट गिवन है n क्रॉस n का, देखो यहां पर जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो n क्रॉस n वाले सेट में डिफाइन कर रहा है। और रिलेशन क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, यहां पर a, b और c, d, ये दो एलिमेंट्स है, इनके बीच में रिलेशन r गिवन है। और रिलेशन क्या है? देखो यहां मैं लिख के बता रहा हूं, a, b रिलेट कर रहा है c, d से। इन दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? देखो, a इंटू डी, फिर आएगा ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू, फिर इक्वल टू के बाद b इंटू सी ब्रैकेट a प्लस डी। ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन इन दो एलिमेंट्स के बीच में है। अब एलिमेंट्स कैसे है? ऑर्डर पेयर्स। अब ऑर्डर पेयर्स आपको कहां से मिलेंगे? n क्रॉस n से मिलेंगे। इसलिए रिलेशन n क्रॉस n पर डिफाइन कर रहा है। n क्रॉस n के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? a, b, c, d, e, f। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे n क्रॉस n में। ठीक है, तो इतना इमेजिनेशन आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, और ये रिलेशन कैसा है आपका? इक्विवेलेंस है। अब इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो कैसे हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे? देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव कंफर्म करके बताता हूं।
देखो, रिफ्लेक्सिव अगर आपको कंफर्म करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो आपके दिमाग में स्टेप्स होने चाहिए। जो जनरल मेथड होता है जिसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं, अब वो एक एलिमेंट इस बार कौन सा होगा, वो होगा a, b। मैं एक एलिमेंट a, b ले रहा हूं और कहां से ले रहा हूं, n क्रॉस n से, क्योंकि इस बार जो सेट गिवन है वो n क्रॉस n का है और उसके जो एलिमेंट्स है वो a, b पहला ऑर्डर पेयर, b, c दूसरा ऑर्डर पेयर, e, f तीसरा ऑर्डर पेयर। इस टाइप के एलिमेंट से n क्रॉस n में, तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं तो वो एलिमेंट में ले रहा हूं a, b। ये एक एलिमेंट है, कहां से लिया जाएगा, n क्रॉस n से। अब मुझे वेरीफाई करना है कि a, b का रिलेशन a, b से है, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा और उसके लिए चाहिए मुझे कंडीशन। और वो कंडीशन मुझे कहां से मिलेगी, जब मैं इसको रफ वर्क में चेक करूंगा। ये होता है रफ वर्क, इसके बिना अब इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, ये रफ में आपको करना ही करना है। आप रफ वर्क में जाके कंडीशन को फाइंड कर सकते हो कि वो कंडीशन कौन सी है जिससे हम कंफर्म करेंगे कि a, b रिलेट कर रहा है a, b से। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर मैं मान लेता हूं कि a, b रिलेट कर रहा है a, b से। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन a इंटू यहां पर आएगा, क्या था ये, a इंटू डी, उसी तरह से a इंटू बी, ब्रैकेट b प्लस a, अब b इंटू a, ब्रैकेट a प्लस डी। तो वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट यहां लिख दो पहले, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आपने ये लिखा, उसका अगला स्टेप ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेप से दिखाने तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। देखो, आपने एक एलिमेंट लिया n क्रॉस n से, ये a सेट n को बिलोंग करेगा, a सेट बिलोंग टू n, ये b सेट भी n को बिलोंग करेगा, b बिलोंग्स टू n। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कि जो a b है वो b a के इक्वल होगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर a b दोनों नेचुरल नंबर है तो a b इक्वल टू b है। ये कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, आपको पता ही है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, साइड में ले सकते हो, कौन सा लॉ है ये, कॉम्यूटेटिव। ये कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और उसके बाद आप लिखोगे कि b प्लस a किसके इक्वल होगा, a प्लस b के। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है। इनका इनटू करोगे, ए बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी, ये भी इक्वल होगा। और यही आपको यहां पर नजर आ रहा है, देखो ए बी इंटू बी प्लस ए और बी ए इंटू ए प्लस बी, तो यही कंडीशन है, ये आपको मिल चुकी हुई है। जैसी ये कंडीशन मिलेगी तो आपने सीधा लिखना है कि a, b रिलेट कर रहा है a, b से, a, b रिलेट कर रहा है a, b से, यानी आपका r क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव के लिए स्टेप्स। रफ वर्क पे जाना है, बिना रफ वर्क किए आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इससे पहले रफ वर्क में जाके कंडीशन ढूंढ लो और उस कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेके आ जाओ। और जैसी कंडीशन ये आ चुकी है वैसे ही अगला स्टेप आपका ये होगा, a, b रिलेट टू a, b, देन r इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? अब देखो, अब आते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आपने क्या करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं। सिमेट्रिक के लिए आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं, a, b और c, d। और कहां से लेने हैं आपने दो एलिमेंट्स, गिवन सेट से। और गिवन सेट किसका है, n क्रॉस n। और पहला केस गिवन होगा सिमेट्रिक में कि a, b रिलेट कर रहा है c, d से। ये गिवन होता है, मतलब a इंटू डी, b प्लस सी इक्वल टू अब b इंटू सी ब्रैकेट a प्लस डी, ये गिवन है। ठीक है, अब इसी से आपको एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे कंफर्म होगा कि c, d रिलेट कर रहा है a, b से। अब वो कंडीशन कहां मिलेगी, रफ वर्क में जाके। देखो
अगर C, D रिलेट कर रहा है A, B से, तो देखो बच्चों यहां पर C इंटू बी D प्लस A इक्वल टू D इंटू A ब्रैकेट C प्लस B। ये चाहिए आपको। जैसी ये चीज आपको यहां पर नजर आ गई, वैसे ही आप अगले स्टेप में ये लिख दोगे कि C, D रिलेट कर रहा है A, B से। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम इसी को एडजस्ट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर CB है और साथ में D प्लस A है, और यहाँ पर DA है और C प्लस B है। तो इस AD को मैं लिखूंगा DA, इस B प्लस C को लिखूंगा मैं C प्लस B, इस BC को लिखूंगा मैं CB, और A प्लस D को लिखूंगा मैं D प्लस A। इसको इधर लिखूंगा CB D प्लस A। अब चेक करो, ये आ चुका है CB D प्लस A इक्वल टू DA C प्लस B। अब यहाँ चेक करो DA C प्लस B। तो देखो ये चीज आ चुकी है ना, जो यहाँ पर है, ये कंडीशन मिल गई। और ये कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि C, D रिलेट कर रहा है A, B से। C, D रिलेट कर रहा है A, B से। तब बोलेंगे हम यहाँ पर R इज सिमेट्रिक। R आपका सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पहले ये आएगा गिवन कंडीशन में कुछ एडजस्टमेंट करना है, सीधा आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टेप लिखना है, फिर आपका सिमेट्रिक होगा। कुछ आइडिया लेना है तो रफ वर्क में जाके आप कंडीशन को इस तरह से डिफाइन या रफ वर्क में आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था सिमेट्रिक के लिए स्टेप्स। अब ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। देखो ट्रांजिटिव वाला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव के लिए आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। पहला एलिमेंट है A, B, दूसरा एलिमेंट है C, D, और तीसरा एलिमेंट है E, F। और कहां से लेने हैं एलिमेंट्स? ये n क्रॉस n से। अब इसमें पहले 2 केसेस गिवन होंगे। पहला केस मतलब A, B रिलेट कर रहा है C, D से, ये गिवन है। A, B रिलेट कर रहा है C, D से। अब कैसे रिलेट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, A इंटू D ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू, अब B इंटू C ब्रैकेट के अंदर आएगा A प्लस D, और यह है इक्वेशन 1। लेकिन इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे स्टेप्स बनेंगे और भी। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें BC इसके डिवाइड में, AD इसके डिवाइड में, मतलब ऐसे आएगा B प्लस C बाय BC और A प्लस D बाय AD। और अगले स्टेप में इसको ब्रेक करोगे तो B से B कैंसिल 1 बाय C, C से C कैंसिल 1 बाय B, A से A कैंसिल 1 बाय D, D से D कैंसिल 1 बाय A। ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो ये पहला इक्वेशन आ चुका है। अब दूसरा केस भी गिवन होता है कि C, D रिलेट कर रहा है E, F से। C, D रिलेट कर रहा है E, F से। ठीक है, ये भी गिवन है। अब इसको आप यहां पर कैसे लिखोगे? C इंटू F ब्रैकेट में आएगा D प्लस E इक्वल टू, फिर D इंटू E और ब्रैकेट C प्लस F। ठीक है, अब ये जो DE है वो डिवाइड में जाएगा, D प्लस E बाय DE और C प्लस F बाय CF। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो D से D कैंसिल 1 बाई E से E कैंसिल 1 बाई D। यहाँ चेक करते रहा, इसको ब्रेक करेंगे, C से C कैंसिल 1 बाई F।
F से F कैंसिल 1/c। ठीक है बच्चों, तो ये आता है इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 2 है। अब दो केस तो गिवन थे। पहला केस में a, b रिलेट कर रहा है c, d से, ये गिवन है। दूसरे केस में c, d रिलेट कर रहा है e, f से, ये गिवन है। अब हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे कंफर्म होगा कि a, b रिलेट करेगा e, f से। पहले कंडीशन बनानी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पहले कंडीशन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। वो कंडीशन आपको मिलेगी रफ वर्क में जाके। देखो मैं यहाँ पर उसका रफ वर्क लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि अगर a, b रिलेट कर रहा है e, f से, तो आपको क्या चाहिए, a इंटू एफ, ब्रैकेट में चाहिए b प्लस e इक्वल टू, अब b इंटू e ब्रैकेट में चाहिए a प्लस एफ, ये चाहिए। ये कंडीशन चाहिए कि a इंटू एफ ब्रैकेट b प्लस e और b इंटू e ब्रैकेट a प्लस एफ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कंडीशन आपको चाहिए। ठीक है, तो कैसे मिलेगी, आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, आपने दोनों को ऐड करना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे। देखो 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d, 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/d प्लस 1/a, 1/d प्लस 1/a और 1/f प्लस 1/c। 1/d से 1/d कैंसिल, 1/c से 1/c कैंसिल। अब जो बच रहा है उसका एलसीएम ले लो। BE एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा B प्लस E, AF एलसीएम आ गया, इन दो का एलसीएम AF, ऊपर आएगा A प्लस F। क्रॉस इंटू कर दो, जब क्रॉस इंटू करोगे तो AF की इंटू इससे हो जाएगी, AF ब्रैकेट B प्लस E और BE की इंटू इससे होगी BE ब्रैकेट A प्लस F। अब चेक करो जरा, इसको देखो AF B प्लस E, AF B प्लस E इक्वल टू BE A प्लस F, BE A प्लस F आ गया ना। ये कंडीशन आ चुकी है जिससे हम बोल सकते हैं कि a, b रिलेट कर रहा है e, f से। a, b रिलेट कर रहा है e, f से, यानी r इज ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव है। और लास्ट में लिखना है कि r आपका इक्विवेलेंस है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना, उसको दिमाग में रखना। और ये रफ वर्क में, ये रफ वर्क आपने जरूर करना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत तरीके से मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, ये वाला 16 एग्जाम्पल है। यहां पर देखो एग्जाम्पल नंबर 16। ऐसे क्वेश्चन वैसे मैंने एक्सरसाइज में काफी करवा रखे, लेकिन इसको भी पढ़ा देता हूं मैं। शो दैट द रिलेशन एस रिलेशन है और ए सेट आपको दे रखा है इंटीजर का। ए सेट है इंटीजर का और इंटीजर किसके बीच में है, 0 से 12 के बीच में। इंटीजर है 0 से 12 के बीच में। और जो रिलेशन एस है वो दो एलिमेंट्स ए बी के बीच में है। ए बी इंटीजर के सेट को बिलोंग कर रहा है और रिलेशन है मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। और प्रूफ करना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपको फाइंड अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम इस रिलेशन एस को इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे। और रिलेशन एस क्या है, ये है बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। एस रिलेशन जो है ए कॉमा बी, अब मैं एस की जगह आर लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि एस लिखने की हैबिट नहीं है तो इसको मैं आर लिखे चल रहा हूं। ठीक है, रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, और रिलेशन ये है
मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? आप पहले एक एलिमेंट लोगे ए, स्मॉल ए आपने एलिमेंट लिया, कहां से लिया? गिवन सेट किसका है? ए सेट है, इंटीजर का है। ए सेट से आपने एक एलिमेंट ए ले लिया, ठीक है। अब ए का रिलेशन आप ए से निकालो, ए का रिलेशन ए से, यानी ए माइनस ए मॉड के अंदर कितना आ रहा है? 0। अब ए का रिलेशन मैंने ए से निकाला, यहां भी ए रख दिया, ठीक है ना, और 0 आ रहा है। और जब 0 है ना, वो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, मतलब 0 आपका डिविजिबल बाय 4 है। आप क्या लिखोगे कि 0 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब जैसे ही आप लिखोगे 0 इज डिविजिबल बाय 4, तब अगली नेक्स्ट लाइन क्या आएगी कि a, a बिलोंग्स टू r, यानी r इज रिफ्लेक्सिव, r आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, a और b। कहां से लेने? a सेट से। और पहला केस गिवन होगा कि a, b r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉड a माइनस b डिविजिबल बाय 4, यानी 4m लिख दो। ऐसे डिविजिबल बाय 4 को आप 4m इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिखना स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिखना ऐसे लिख दो 4m। अब मॉड a माइनस बी अगर 4m है, तो मॉड b माइनस ए भी आपका क्या होगा? 4m होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा कि b, a बिलोंग्स टू r, यानी r इज सिमेट्रिक, r आपका सिमेट्रिक है बच्चों। ट्रांजिटिव के लिए आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, a, b, c, a सेट से। अब a का रिलेशन b से है, गिवन है, मतलब a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मॉड a माइनस b डिविजिबल बाय 4 है, यानी 4m। आ रहा समझ में? इसमें एक स्टेप और ऐड करना है, यहां से मॉड हटेगा तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस m, 4m ये लिखना है, प्लस माइनस 4m, ये इक्वेशन 1, ठीक है। इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। इस स्टेप को हमें ट्रांजिटिव में जब मॉड वाला क्वेश्चन आएगा तो मॉड हटाना है, बाद में आगे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब b का रिलेशन c से है, ये भी गिवन है, b, c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मॉड b माइनस c 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है, बात एक ही है, यानी 4n इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अगले स्टेप में b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4n इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, 1 प्लस 2 a माइनस बी प्लस होगा b माइनस c से, और प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, b से b कैंसिल, और a माइनस c प्लस माइनस 4 कॉमन, m प्लस n। और प्लस माइनस जब यहां से हटेगा सामने मॉड आ जाएगा 4m प्लस n, इस तरह से। देखो अब मॉड a माइनस c भी क्या आ रहा है? 4 का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है? 4m प्लस n। तो यहां से कंफर्म होता है कि a और c के बीच में भी ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। देखो a का b से रिलेशन है, ये गिवन होता है, b का c से रिलेशन है, ये गिवन होता है। हमें प्रूफ करना होता है कि a का रिलेशन c से है, उसके लिए हमें कंडीशन ढूंढनी पड़ती है, और वो ये कंडीशन आ चुकी है। मॉड a माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस n आ रहा है, यानी a और c का जो डिफरेंस है, उसका मॉड का डिफरेंस है, वो डिविजिबल बाय 4 है, मतलब इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। तब नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे कि a, c बिलोंग्स टू r, और r इज ट्रांजिटिव, और लास्ट में लिखोगे कि r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के जो स्टेप्स है, इनको कैसे लिखना है, पूरा तरीका मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाया है। प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है, तब बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो सेकंड वाला जो पार्ट है,
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसके लिए हम ए सेट को डिफाइन करते हैं। देखो ए सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूं पहले। ए सेट है इंटीजर का और वो इंटीजर्स 0 से 12 के बीच में है। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमें एक नया सेट बनाना है जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेट करेंगे 1 से। अब देखो वो जो रिक्वायर्ड सेट है जो आपको फाइंड करना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। उसमें आएगा ए सेट से 1, क्योंकि 1 का रिलेशन अगर मैं 1 से निकालूंगा तो मॉड 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0, और 0 आपका डिविजल बाय 4 होता है, यानी 1 1 से रिलेट करेगा। ठीक है, तो 1 1 से रिलेट करेगा, ये 1 इस वाले 1 से रिलेट करेगा। ठीक है, 2 1 से रिलेट नहीं करेगा क्योंकि 2 माइनस 1 4 से डिविजल नहीं होगा। 3 1 से रिलेट नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा। अब 5 करेगा, 5 को यहां पुट करो। देखो 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 बात एक ही है। कितना आ रहा है 4 आएगा मॉड के अंदर। तो ये 5 माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 5, 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये 4 डिविजल बाय 4 है, तो 5 लेंगे। 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। 1 माइनस 9 या 9 माइनस 1 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो बस ये 3 एलिमेंट्स है जो 1 से रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसी के साथ मैंने सभी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।